नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश, जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं, आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखेंगे कि कैसे करोड़ों लोगों की आवाजें एक जगह पहुंचती हैं और देश का भविष्य तय करती हैं। तो चलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस बहुत बड़ी और कह सकते हैं दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जो हर रोज हर पल हमारे देश को आकार देती है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 96 करोड़ 80 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत, उसकी धड़कन। इतने सारे लोग मिलकर ये तय करते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगभग 1 अरब लोग एक साथ मिलकर देश के लिए फैसले लेते कैसे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और भारत के पास इस बड़े सवाल का एक जवाब है, संसद। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ देश के कोने कोने से आई अलग अलग आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। देखिए, संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश में सरकार लोगों की मर्जी से ही चलती है और उसी के लिए जवाबदेह है। तो ये संसद बनती कैसे है? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर ही कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अच्छा, तो इन दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में फर्क क्या है, इसे आसानी से समझते हैं। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन है। यहाँ सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं हर 5 साल में। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहते हैं। इसके सदस्यों को सीधे लोग नहीं बल्कि राज्यों के चुने हुए विधायक चुनते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, तो चुनाव हो गए, लोगों ने वोट दे दिया, सदस्य भी चुन लिए गए, पर इसके बाद होता क्या है? ये वोट एक चलती फिरती सरकार में कैसे बदलते हैं? चलिए अब ये समझते हैं। किसी भी चुनाव के बाद लोकसभा की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है, जैसे ये 2019 के चुनाव नतीजों का एक उदाहरण है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। और यहीं पर आता है वो जादुई आंकड़ा 272। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को कम से कम 272 सीटें जीतनी ही पड़ती हैं। इसे बहुमत का आंकड़ा कहते हैं। और जिस पार्टी या गठबंधन को ये बहुमत मिल जाता है, उसी के नेता देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपनी एक टीम चुनते हैं, जिन्हें हम मंत्री या कैबिनेट कहते हैं। यही मंत्री देश के अलग अलग मंत्रालयों को, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, इन सबको संभालते हैं। तो अब सरकार बन चुकी है, लेकिन संसद का काम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि असल काम तो अब शुरू होता है। आइए देखते हैं संसद के वो कौन से जरूरी काम हैं। मोटे तौर पर देखें तो संसद के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार को चुनना, जो हम अभी देख चुके हैं। दूसरा, सरकार के कामकाज पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना और उससे सवाल पूछना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, पूरे देश के लिए कानून बनाना। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये संसद में पूछा गया एक असली सवाल है। संसद में एक प्रश्नकाल होता है, जिसमें कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के काम के बारे में सीधा सवाल कर सकता है। ये सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अब आते हैं संसद के सबसे अहम काम पर, कानून बनाने की प्रक्रिया पर। ये कानून आखिर बनते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरी प्रक्रिया में आम लोगों की कोई भूमिका होती है? तो किसी भी कानून का सफर एक बिल यानी विधेयक के तौर पर शुरू होता है। ये एक तरह से कानून का ड्राफ्ट होता है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, जहां इस पर जमकर बहस होती है। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाता है, तब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उनकी सहमति या दस्तखत मिलते ही ये बिल देश का कानून बन जाता है। चलिए इस प्रक्रिया को एक असल कहानी से समझते हैं। ये कहानी है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे आम लोगों की आवाज एक बड़े बदलाव को जन्म दे सकती है। देखिए, ये कानून रातों रात नहीं बना, इसका सफर काफी लंबा था। 1999 में कई महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया।
2002 में जब सरकार बिल लेकर आई तो वो काफी कमजोर था। तब लोगों ने, संगठनों ने अपनी आवाज उठाई, सलाह मशवरे हुए और आखिरकार 2005 में एक मजबूत बिल पास हुआ जो 2006 में कानून बनकर लागू हुआ। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज की कितनी अहमियत है। और इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट डालने के दिन ही खत्म नहीं हो जाती। तो हम क्या कर सकते हैं? एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी है। देश दुनिया की खबरों पर नजर रखना, सरकारी नीतियों पर अपने दोस्तों और परिवार में बात करना और हाँ, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करना। ये छोटे छोटे कदम ही लोकतंत्र को असल में जिंदा रखते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, क्या एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका सिर्फ वोट डालने के दिन तक ही सीमित है, या फिर लोकतंत्र हमसे हर रोज एक छोटी सी ही सही लेकिन लगातार भागीदारी की उम्मीद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।